चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों क्या चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं? चैप्टर तीसरा पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? धातु और अधातु नाम है। ठीक है, धातु अधातु, धातु क्या है, अधातु क्या है, इसके बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों। इससे पहले हमने पिछले क्लास में बहुत सारा डिस्कस किया है तत्व के बारे में, हाँ या ना? यानी आपके किताब में दिया है कि कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 111। कितना दिया है? 111। लेकिन ये 118 और 119 के बीच में धातु की खोज हो चुकी है, मतलब तत्व की खोज हो चुकी है। ये धातु और अधातु आया है प्यारे बच्चों तत्व से। किससे आया है? तत्व से। ध्यान रखिएगा, ये जो धातु और अधातु आया है किससे? तत्व से। और कुल कितने? 111, जिसका 2/3 हिस्सा प्यारे बच्चों धातु होता है और बाकी क्या होता है? अधातु होता है। ठीक है, यानी हम लोग अगर ऐसा कहेंगे प्यारे बच्चों कि 111 में 98 को धातु है और बाकी अधातु है, तो कोई दिक्कत नहीं। पिछले क्लास में हमने कुछ बताया बच्चों। अब बोला ये जाएगा कि धातु किसे कहते हैं। पहला चीज कि धातु क्या होती है, तो धातु किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको 1 लाइन 2 लाइन में तुम लिख सकते हो। यानी तत्व का वह शुद्धतम रूप जो विद्युत का चालक करता है, जो विद्युत का चालन होता है, जो आघात वर्धन्य होता है, जो तन्य होता है ना, जो ऊष्मा एवं विद्युत का क्या करता है? चालक करता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यही तो है धातु। इसी को धातु कहते हैं बच्चों। और यह धातु जो है प्रकृति में ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, इसी को हम लोग धातु कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे आसपास में देखते हैं कि हमारे आसपास में कौन कौन सी चीज़ें धातु है। जैसे कोई जलना हो गया, कोई खिड़की हो गई, या तो वो एल्युमिनियम की बनी हुई है या तो लोहे की बनी हुई है ना। हमारे घरों में जो वायर का इस्तेमाल होता है, या तो वो तांबे का बना हुआ है या एल्युमिनियम का बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? या तो तार हम लोग लेते हैं तो तार वो भी लोहे का तार भी बना हुआ रहता है। तो हमारे आसपास में बच्चों बहुत सारे धातु पाए जाते हैं। और अधातु में कौन आएगा बच्चों? तो जितने भी गैस होते हैं प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे गैस जो है अधातु की श्रेणी में आएगा। लेकिन कुछ ठोस जो है बच्चों अधातु में आएगा, जैसे कार्बन, कोयला यानी लोहा। लोहा को जो है बच्चों अरे यार क्या बोल देते हैं, कार्बन मतलब क्या? कार्बन यानी कोयला। ठीक है बच्चों, तो कोल जिसको कार्बन कहते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग कोयला को देखते हैं ठोस रूप में। और यह ठोस रूप क्या है बच्चों? अधातु की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर बात है बच्चों। लेकिन इसी अधातु में एक उसका अपरूप है जिसका नाम है ग्रेफाइट। यह ग्रेफाइट जो है ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करता है। यानी आपसे ये पूछा जाएगा वैसे अधातु का नाम बताओ जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करता है, तो क्या बताएंगे बच्चों? ग्रेफाइट, जो ऊष्मा एवं विद्युत का क्या करता है? चालन करता है। यानी इससे विद्युत चलेगी और ऊष्मा भी इसमें चलेगी। इसीलिए ग्रेफाइट का प्रयोग बच्चों शुष्क सेल में किया जाता है। किसमें किया जाता है? शुष्क सेल में किया जाता है। सूखा सेल यानी कि मतलब बैटरी जो देखते होंगे बच्चों, रिमोट में लगाई जाने वाली जो बैटरी होती है, उस बैटरी के अंदर में कार्बन का छड़ रहता है बच्चों, वो किसकी बनी हुई होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। क्लियर बात है बच्चों। वैसा अधातु जो कि ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करेगा वो कौन है? ग्रेफाइट। तो धातु में बहुत सारे गुण आएंगे। एक भौतिक गुण, रासायनिक गुण के आधार पर बांटेंगे, और धातु को भी भौतिक गुण, रासायनिक गुण के आधार पर हम लोग इसको विखंडित करेंगे। तो सबसे पहले एक हल्का सा व्यू में हम लोग धातु के बारे में लिख लेते हैं और उसके बाद अधातु के बारे में लिख लेते हैं। तत्व के बारे में भी लिखा चुके बच्चों। पहले तत्व में कुछ डील किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए ना, तो पहले तत्व लिख दो, हैशटैग लगा दो, तत्व लिखा जाए बच्चों। तत्व जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्यारे बच्चों क्या? एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के बारे में लिखा जाए बच्चों। लिखा जाए पदार्थ का वह शुद्धतम रूप, पदार्थ का वह
वह शुद्धतम रूप जो एक ही प्रकार के पदार्थ का बना होता है एवं जो अन्य रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं तत्व कहलाते हैं। उदाहरण में लिख देंगे बच्चों, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिख दो, हाइड्रोजन, लोहा, चांदी, एल्युमिनियम इत्यादि। ये लिख देंगे बच्चों, बोला जाएगा। अब तक यहाँ लिख देना है 118 लिख दोगे। तत्व की खोज हो चुकी है जिनमें 98 प्राकृतिक रूप से एवं अन्य कृत्रिम रूप से। 118 तत्वों में 2/3 तत्व धातु कहलाते हैं एवं अन्य अधातु एवं उपधातु होते हैं। अब बच्चों इसमें लिखेंगे हम लोग तत्व के प्रकार। ध्यान रखिएगा, पहला धातु जिसको मेटल कहेंगे प्यारे बच्चों, दूसरा क्या होगा अधातु जिसको नॉन मेटल कहेंगे। धातु और अधातु में थोड़ा सा गप है बच्चों, वो लिख देना है आप लोगों को कि धातु क्या है, और एक लिख सकते हो बच्चों, एक लिख सकते हो उपधातु। उपधातु जिसको मेटलॉइड्स कहते हैं, लॉइड्स, ठीक है। अब बच्चों धातु क्या है लिखेंगे, तत्व का वह शुद्धतम रूप, शुद्धतम रूप जो ऊष्मा विद्युत का सुचालक होता है, साथ ही जिनमें तन्यता, आघात, वर्धन्यता जैसे गुण पाए जाते हैं। धातु कहलाते हैं। प्रायः धातु ठोस रूप में पाए जाते हैं। प्रायः धातु ठोस रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण ले लेंगे, लोहा, चांदी, सोना, तांबा, सोडियम, पोटेशियम,
जिंक इत्यादि। एक अपवाद में लिखिएगा प्यारे बच्चों, पारा एक ऐसा धातु है जो प्रकृति में तरल रूप में पाया जाता है। ये सवाल खूब पूछता है बच्चों, पाया जाता है यानी पारा, जिसको हम लोग Hg कहेंगे, और इसे सीनेबार नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है, सीनेबार। ठीक है, सीनेबार का जो सूत्र होता है बच्चों लिख देना HgS। कभी कभी ये भी सवाल पूछ दिया जाता है कि सीनेबार क्या है ना। धातु और अधातु को दर्शाने के लिए प्यारे बच्चों आवर्त सारणी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है प्यारे बच्चों? आवर्त सारणी। आप अगले चैप्टर में आवर्त सारणी को पढ़ोगे। आवर्त सारणी को बच्चों बनाने के लिए कई वैज्ञानिकों ने कई तरह के प्रयोग किए। कोई लोग ने क्या किया इसको बच्चों, इसमें क्या किया है कि कहा कि द्रव्यमान संख्या के आधार पर तत्व को बैठाओगे, धातु और धातु को द्रव्यमान संख्या के आधार पर बैठाओ। किसी ने कहा क्या कि नहीं, तत्व को परमाणु संख्या के आधार पर बैठाओ। तो इसमें बच्चों आप आवर्त सारणी में पढ़ोगे मेंडलीव के बारे में, आगे पढ़ोगे इसको, मेंडलीव के बारे में पढ़ोगे, मेंडलीव के बारे में, और पढ़ोगे बच्चों किसके बारे में, तुम्हारा मोज़ले के बारे में। ठीक है, तो मेंडलीव और मोज़ले दो वैज्ञानिक थे बच्चों। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था बच्चों, ये परमाणु के द्रव्यमान संख्या पर आधारित था, जबकि ये क्या था, परमाणु संख्या पर आधारित था। बस इतना तो तुम लोग खाली जान लो, यहाँ पर अभी विस्तार चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इतना जान लो कि मेंडलीव का जो था वो द्रव्यमान के आधार पर, मोज़ले का जो था वो परमाणु संख्या के आधार पर बांटा था बच्चों। अब ये बोला जाएगा सर धातु और अधातु के लिए आवर्त सारणी में कैसा जगह दिया जाता है। सुनोगे ध्यान से बच्चों, आवर्त सारणी में धातु और अधातु को अलग करने के लिए इस प्रकार की टेढ़ी लकीर खींची जाती है। कैसी लकीर बच्चों? टेढ़ी लकीर। ये याद रखिएगा बच्चों कि ये जो टेढ़ी मेढ़ी लकीर होती है ये धातु को अधातु से अलग करने का काम करती है। किसको किससे अलग करती है बोलो तो? धातु को अधातु से। बिल्कुल सीढ़ी की तरह हो गया ना बच्चों, है ना, सीढ़ी की तरह। तो याद रखिएगा धातु को अधातु से अलग करने के लिए आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी लकीर दी गई है। क्या दी गई है बच्चों? टेढ़ी मेढ़ी लकीर दी गई है। बस ये दिमाग में सिर्फ रखिएगा बच्चों। ठीक है, तो आवर्त सारणी में धातु को धातु से अलग करने के लिए कैसी लकीर दी गई है? बस हो गया, ऐसी को कहेंगे टेढ़ी मेढ़ी। क्या, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग बात करते हैं किसका? अधातु का। लिखा जाए बच्चों अधातु के बारे में। अधातु नॉन मेटल। तत्व का वह शुद्धतम रूप, शुद्धतम रूप जो ऊष्मा एवं विद्युत का उचालक एवं जो ना तो तन्य होते हैं और ना ही आघात वर्धन्य अधातु कहलाते हैं। अधातु प्रायः गैसीय एवं तरल रूप और कुछ जो है और कुछ ठोस रूप में
पाए जाते हैं। उदाहरण ले लीजिएगा इसमें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि। एक और चीज़ बात लिखिएगा बच्चों, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है, ऐसा अधातु है जो तरल रूप में पाई जाती है। यहाँ एक चीज़ और लिखोगे बच्चों, आयोडीन एवं आयोडीन, हाँ ठीक है, एवं ग्रेफाइट में चमक होती है, चमक होती है। ठीक ना, जब इसका गुण जब लिखेंगे ना धातु अधातु का, तो उसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें भी। यहाँ क्या करना है, बड़ा नहीं करना, यहाँ छोटा करना, बस इतना तो जानना हम लोग। अगर डायरेक्ट पूछ दिया जाए अधातु क्या है तो आप ये लिख दोगे तो चल जाएगा, लेकिन अब ये पूछेगा अधातु का भौतिक गुण और रासायनिक गुण बताएं, तब ये लिखने से काम नहीं बनने वाला, चल भी नहीं करेगा, इससे गलत हो जाएगा तुम जो भी लिखोगे। चलिए अब बच्चों हेडिंग देंगे हम लोग धातुओं के। अच्छा एक चीज छूट गया बच्चों, एक चीज छूट गया, सामरिक तत्व है ना, सामरिक तत्व बच्चों छूट गया। लिखा जाएगा बच्चों वैसा तत्व, इसी के नीचे लिख देना, वैसा तत्व जिसका उपयोग देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले रॉकेट, मिसाइल, टैंक एवं ऊर्जा के लिए परमाणु संयंत्र के रूप में किया जाता है, सामरिक तत्व कहलाता है। जैसे बच्चों टाइटेनियम, क्रोमियम, यूरेनियम, इत्यादि। चलिए अब हेडिंग देंगे बच्चों, लिखेंगे धातुओं के भौतिक गुण, विशिष्ट गुण, ऐसे हाँ चलो भौतिक गुण रहने दो, भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण। सामरिक तत्व समझ में आया बच्चों? पिछले क्लास में ही हमने डिस्कस किया था कि सामरिक तत्व वैसा तत्व होगा
जिसका उपयोग देश की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले टैंक, मिसाइल, रॉकेट, जहाज या कुछ भी चीज़ अगर बनाते हैं बच्चों, और साथ ही साथ परमाणु षड्यंत्र के रूप में जो उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? सामरिक तत्व कहते हैं। जैसे टाइटेनियम है, जर्कोनियम भी होगा बच्चों, मैग्नीज भी होगा, क्रोमियम भी होगा, यूरेनियम भी होगा। तो छूट गया मैग्नीज और क्या हो गया, और क्या बोले, जर्कोनियम, ये दो को छूट गया। कोई बात नहीं, इतना तो काफ़ी है। सवाल एग्जाम में रहता है सामरिक तत्व क्या है। याद रखिएगा कि देश की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाला रॉकेट, मिसाइल, टैंक बनता है ना, जहाज, और साथ ही साथ परमाणु षड्यंत्र बनाया जाता है। तो इसके लिए, ऊर्जा के लिए, किसके लिए बच्चों? ऊर्जा के लिए परमाणु षड्यंत्र बनाया जाना, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? सामरिक तत्व। और इनमें से प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये सभी के सभी जो तत्व हैं, ये सब के सब बहुत महंगे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत महंगे होते हैं। ये आपको आसानी से नहीं मिलता है, इसको लैब में सुरक्षित रखा जाता है और ये बहुत महंगा होता है बच्चों, क्योंकि ये जो आप यूरेनियम देख रहे हो, इस यूरेनियम से बहुत सारी एनर्जी निकलेगी जब इस पर न्यूट्रॉन का बमबारी किया जाएगा। जब न्यूट्रॉन का बमबारी इसमें किया जाएगा तो यूरेनियम विखंडित होगा और विखंडित होने के बाद इतनी एनर्जी निकलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि सर एनर्जी इतना क्यों निकलता है। बच्चों बता दें तुम लोगों को कि ये सब जो तत्व लिखा जाता है, यूरेनियम जो होता है, इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों भविष्य का, है ना, भविष्य का एक तरह से बोला जाएगा बच्चों। ये तत्व है भविष्य के लिए, ठीक है। और जैसे इसमें आता है बच्चों, जो बम फेंका गया था हिरोशिमा और नागासाकी में, जिसको हम लोग परमाणु बम जो कहते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो जगह पर फेंका गया था। एगो फेंका गया था कै तारीख को? 6 अगस्त को फेंका गया था, और एगो फेंका गया था कितना को? तो 9 अगस्त को फेंका गया। तो ये जो लगातार बमबारी किया गया बच्चों, ये जो बम फेंका गया, ये परमाणु बम है। और ये परमाणु बम का मतलब क्या होता है बच्चों? ये कई टनों में होता है, टन, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। कुंटल से बड़ा होता है ना, 100 कुंटल बराबर 1 टन होता है। तो कई टनों में जो है बच्चों इसको फेंका गया था, फील्ड में फेंक दिया था, उस इलाके में फेंक दिया था। तो इससे क्या हुआ बच्चों? भयंकर तबाही हुई। ऐसी वैसी तबाही नहीं, भयंकर तबाही, जिसमें सारे पेड़ पौधे सब खत्म, वहाँ के जितने भी जानवर थे सब खत्म, और साथ ही साथ बच्चों कई किलोमीटर तक दूर इसका जो रेडिएशन फैला, जिससे क्या हुआ, इसके चपेट में आने वाले जितने भी जंतु थे या जितने भी मनुष्य थे, सबको जो है कैंसर हो गया, यानी सबको त्वचा कैंसर जैसी बीमारी हो गया। और ये ऐसा ही नहीं रहा, बल्कि उसके कई पीढ़ियों तक वह कैंसर झेलना पड़ा बच्चों, हिरोशिमा और नागासाकी में। ये जापान का ही एरिया है, वह जापान जो इतना डेवलप कर चुका है कि उसके सामने भारत कुछ भी नहीं है बच्चों, है ना। जितनी भी टेक्नोलॉजी आप देखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जापान ही ईजाद करता है। अब सोचो, उसी जापान में 2 परमाणु बम अमेरिका वाले ने गिराया वहाँ, है ना। क्यों गिराया बच्चों? जापान जो है बहुत शक्तिशाली देश बन के उभर रहा था। जापान जो है हमारे भारत तक पहुँच रहा था कब्जा करने के लिए, कि भारत को भी हम मिला लेंगे अपने में। म्यांमार से घुस रहा था, और जापानी सैनिक जो है हम लोगों को सहायता दिला रहा था अंग्रेज को भगाने के लिए। और उधर अंग्रेज जो है बच्चों वो अमेरिका के साथ में मिला हुआ था। अंग्रेज बोला जापान बहुत आगे हद तक बढ़ता जा रहा है, अरे क्या कर रहा है तुम लोग, पढ़ाई लिखाई से एकदम साफ नाता छूटा हुआ है तुम लोग का। तो इधर जापान अपनी शक्तिशाली दिखा रहा था, अपनी सैन्य प्रवृत्ति को दिखा रहा था। तो अब क्या हुआ, इंग्लैंड अब अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुआ, बस अमेरिका ने तुरंत खटाखट 2 बम गिरा दिया। अब बम गिरा देने के बाद बच्चों क्या हुआ, वहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। और आपको ये बता दें बच्चों, ये जो बम गिराने का जो इसके बीच के जो प्लानिंग थी, जो सूत्र था, जो प्रक्रिया थी बच्चों, ये सब का सब जो है अल्बर्ट आइंस्टीन का
थ्योरी को चुराया गया था और चुराने के बाद उसको बिना बोले, उसकी बिना इजाज़त का बच्चों क्या किया गया, उस बम को गिरा दिया था और उस बम का निर्माण किया गया। तब से अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो सोच लिए कि उनको जो अवार्ड दिया गया था उन्होंने वापस कर दिया और कह दिया क्या कि मेरे द्वारा बनाया गया जो फॉर्मूला है बच्चों, वह फॉर्मूला जो है हमारे मानव हित के लिए है, ना कि मानव के विनाश के लिए। ठीक ना, तो मानवीय हित के लिए वो फॉर्मूला दिया था, ना कि मानव विनाश के लिए। बहुत उसे चोट पहुंची कि हमारे बिना इजाज़त का। दरअसल उनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के रहने वाले थे, वो यहूदी धर्म से थे, इसीलिए उनको वहाँ से मजबूरन हिटलर के डर से भागना पड़ा था। ठीक है ना, और कई देशों में वो भाग भाग के गए और अंततः बच्चों अमेरिका में जाकर रुक गए। इतिहास बहुत बड़ा है बच्चों, और इतिहास कहीं ना कहीं हमारे विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ठीक ना, आज जो बच्चों कोई भी देश शक्तिशाली है, कैसे है शक्तिशाली? जिसके पास बहुत सारे खनिज का भंडार है वो देश शक्तिशाली है, जिसके पास बहुत सारे धातुओं का भंडार है वो देश शक्तिशाली है ना। तो जिसके पास सेना मजबूत है वो देश शक्तिशाली है, नहीं है शक्तिशाली? तो अमेरिका क्यों इतनी शक्तिशाली है? क्यों इतना? क्योंकि अमेरिका के पास बहुत सारी सेना है, कई तरह की टेक्नोलॉजी है, कई तरह के टैंक हैं, कई तरह का रॉकेट है, कई तरह का हेलीकॉप्टर है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? उससे खरीद रहे हैं। बोल रहे भैया हमको भी दे दो, हमारे देश को सुरक्षा करना है, हमारे देश को बचाना है। किससे? चाइना से बचाना है, पाकिस्तान से बचा के रखना है, और अन्य जो हमारे आसपास के पड़ोसी देश हैं वो सब आंख ना दिखाए, मुंह ना दिखाए, वो सब लोगों को जो है रोकना है। रोकने के लिए हमको दीजिए, टैंक मंगाता है, कभी मिसाइल मंगवा लेता है, रूस से खरीदते हैं हम लोग खरीदते हैं किससे? अमेरिका से खरीदते हैं, है ना। हम लोग इजराइल से खरीदते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में बच्चों इजराइल बहुत आगे निकला हुआ है। आज जो ड्रोन करते हो ना, इजराइल 20 साल पहले ही ड्रोन का ईजाद कर चुका था, अब सोचिए। और इजराइल एक ऐसा देश है बच्चों जो कि बिना मिट्टी का वो खाद पानी उगा लेता है, पौधा उगा लेता है, सब्जी उब्जी सब उगा लेता है बिना मिट्टी का, उसको मिट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। सोच के देखिए कितनी टेक्नोलॉजी है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब्जी उब्जी सब उगा लेता है। और आप यहाँ क्या करते हो? खेत करते हो, खेती करते हो। वो बोलता है हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़मीन रहे न रहे हम हवा में उगा देंगे। होता है, हाँ होता है, ये हो रहा है। ये क्या है? टेक्नोलॉजी है, यही विज्ञान है बच्चों। तो वो देश क्या है? बहुत टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। तो हमारे आसपास के भौगोलिक जितने भी आसपास के हमारे देश है बच्चों, उन देशों से बचाए रखने के लिए भारत को कुछ तो करना होगा ना। तो यही चीज़ हो रहा है बच्चों। तो हम लोग ये कहेंगे बच्चों, सामरिक तत्व का मतलब क्या हुआ? तो हमारे देश में सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले जितने भी उपकरण हैं, है ना। हम एक वेब सीरीज़ हम देख रहे थे, वेब सीरीज़ बोल रहे हैं, ये देख रहे थे, ऐसे धारावाहिक बोलता है, धारावाहिक क्या है, ऐसे प्रोग्राम देख रहे थे। उसमें दिखा रहा था बच्चों कि किस तरह जो है अमेरिका का नील आर्मस्ट्रांग पहला चंद्रमा पर पैर धरा था, है ना। चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला कौन? नील आर्मस्ट्रांग। और ये कहाँ के थे बच्चों? अमेरिका के थे। और आप सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग के बारे में जानते हैं, बल्कि इसके साथ गया था 3 लोग, है ना। और बच्चों इसके पीछे जब पूरा कहानी दिखाया कि कितने प्रकार से भेजने के लिए ट्रेनिंग, ये तीनों के तीनों बच्चों ये बहुत ही अच्छे पायलट भी माने जाते हैं, और पायलट को ही भेजता है बच्चों अंतरिक्ष में। अगर कभी भी किसी को भेजेगा ना तो अच्छा पायलट को भेजता है, जो सभी तरह का वायुयान उड़ाने योग्य हो, सब तरह का हवाई जहाज उड़ा सके हो, वही व्यक्ति को भेजता है। हम जैसे आम इंसान को नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि हम लोग को पायलट ही नहीं है, हम लोग को चलाने नहीं आता है। अब चलाने नहीं आएगा तो आप कैसे वहाँ पर जाके कंट्रोल कीजिएगा? तो एक अच्छा पायलट को ही भेजा जाता है। नील आर्मस्ट्रांग के साथ में जो 2 लोग थे, नाम भूल रहे हैं बच्चों, उन लोगों को जो है तीनों जो है बहुत अच्छे पायलट थे, है ना। वो हर तरह के लड़ाकू विमान सब एकदम उड़ा देते थे एकदम बढ़िया से, और नए विमान को भी उड़ाते थे वो लोग। तो ट्रेनिंग बच्चों पहले उसको बहुत किया गया। और पता है बच्चों
जब सबसे पहले बताया जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाला कौन सा देश था जो पहले अंतरिक्ष में व्यक्ति को भेजा था? बताओ, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम व्यक्ति को भेजने वाला कौन था? रसिया था, रूस सबसे पहले भेज दिया था 1961 में। जब रसिया भेज दिया तब उस समय क्या हुआ? अमेरिका का दिमाग खराब। अमेरिका के उस समय जो बच्चों राष्ट्रपति थे प्रेसिडेंट कैनेडी हुआ करते थे। अब कैनेडी ने क्या किया? कैनेडी ने ये घोषणा कर दिया कि रसिया तो आदमी भेज दिया है अंतरिक्ष तक, चंद्रमा में नहीं भेजा था, अंतरिक्ष में भेजा था, पृथ्वी के बाहर वाले ऑर्बिट में, ठीक है। तो अब क्या किया? रसिया भेज दिया। उस समय रसिया और अभी अमेरिका और रसिया के बीच में आज भी नहीं बल्कि कई सौ सालों से बच्चों उन लोगों के बीच में विवाद होते रहता है हमेशा। वो उसको आंख दिखाता है, वो उसको आंख दिखाता है। यानी ये अगर बोला जाए ग्लोबल लीडर अगर भी है कोई तो हमारा अमेरिका है, रसिया, ये सब ग्लोबल लीडर में आता है। ये सब छोटे छोटे देश को तो कभी ये लोग ख़त्म कर देगा, ठीक ना। ये लोग ग्लोबल लीडर नहीं बोलता है। किसके बराबरी कौन? अमेरिका के बराबर ताकत किसके पास है? रसिया के पास। रसिया के बराबर ताकत किसके पास? अमेरिका। बाकी सब कोई देश नहीं है। हम लोग का देश कुछ नहीं है बच्चों, हम लोग के सामने, ठीक है। हम लोग का देश कुछ नहीं है। तो जैसे 1961 में भेजा तो कैनेडी ने यह घोषणा कर दिया कि आने वाले 10 साल के बाद हम लोग भी भेजेंगे। किसको भेजेंगे? मानव को भेजेंगे। अंतरिक्ष में ही नहीं भेजेंगे बल्कि चंद्रमा में भेज देंगे। ये तो बड़ा विश्व रिकॉर्ड हो जाएगा, है ना। यानी दोनों के बीच तो चल रहा था झगड़ा। वो अगर ज़्यादा चलेगा तो उससे ज़्यादा ही चलना चाहेगा। तो यही हुआ बच्चों, 10 सालों तक पूरी रिसर्च हुई, बनाया गया। उस मिसाइल को तैयार करने में 10 साल लग गए और फाइनली 59 में बच्चों 1969 में भेजा गया मनुष्य को, ठीक ना। तब मनुष्य को भेजा गया वहाँ पर और सर्वप्रथम चंद्रमा पर पैर धरने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। तो ये कहानी है बच्चों, ये कड़ी है। इन सभी में देखो, कोई भी मिसाइल बनाने में हो या कोई भी रॉकेट बनाने में हो, जितने भी प्रकार के उसमें धातु लगे होते हैं बच्चों, वो काफ़ी महंगे होते हैं। आपको उनका छोटा सा टुकड़ा ही मिल जाएगा ना, अमीर बन जाओगे। इसीलिए बच्चों बहुत सारे कई हजार करोड़, 1 2 4 5 करोड़ नहीं, कई हजार करोड़ लगता है उस मिसाइल को तैयार करने में। सोचिए, बहुत महंगे चीज़ का इस्तेमाल होता है उसमें। कई तरह के तत्व का इस्तेमाल होता है, कई तरह के धातु अधातु का इस्तेमाल होता है। इसीलिए बच्चों जिनका इस्तेमाल इन चीज़ों में, अंतरिक्ष अनुसंधान में, या फिर अगर हम लोग बोल सकते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए या अन्य चीज़ों में बच्चों जो उपयोग किया जाता है, इसी को कहा जाता है सामरिक तत्व। देखिए इतना बताते बताते हम कितना बता दिए, नहीं बता दिए। अब ये सोच के देखो, जब वो लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब पहला पैर धरे ना, तो वो अपना जैसे पैर धरे ना, तो वो कहते हैं क्या कि यहाँ की जो मिट्टी है ना वो भुरभुरी टाइप की है, ठीक है, भुरभुरी टाइप की है मिट्टी, यानी धूला धूला नहीं होता है। वैसे वो लोग पूरा 2.5 घंटा तक चंद्रमा में रहे थे बच्चों, 2.5 घंटा तक। बस 2.5 घंटा के बाद फिर से वो लोग वापस आए, ठीक ना। 2.5 घंटा तक वहाँ रहे थे और 4 प्रकार के इंजन से गए थे वो लोग। पहला इंजन जो लोअर ऑर्बिट में, उसको छोड़ देना पड़ा। तुम लोग देखता होगा कभी कभी जब मिसाइल उड़ता है तो खुल के गिर जाता है, हैं, कुछ गिर जाता है। तो वो कौन सी गिरता है बच्चों? वो उसमें भरा हुआ रहता है ईंधन। जब वहाँ का ईंधन ख़त्म हो जाता है ना, उसको हटा देता है, फिर दूसरा इंजन स्टार्ट करता है। फिर जब दूसरा इंजन का ईंधन ख़त्म, फिर उसको गिरा देता है, छोड़ देता है, फिर तब तीसरा इंजन स्टार्ट करता है। तो ऐसे 3 इंजन थे उसमें, चंद्रमा वाला यान में। अपोलो 11, क्या नाम था उस यान का? अपोलो 11, ठीक है। तो 3 गो बच्चों, 3 गो ध्यान रखिएगा, 3 गो उसमें इंजन हुआ करता। पहला इंजन जैसे चंद्रमा पृथ्वी को छोड़ दिया, ऊपर तक गया, ठीक है, तो पहला इंजन को खोल दिया, गिरा दिया। दूसरा इंजन स्टार्ट, थोड़ी देर के बाद दूसरा इंजन स्टार्ट किया, फिर इंजन स्टार्ट हुआ, फिर वो आगे भागा। अब वो क्या हुआ, 6 दिन तक लगातार बच्चों पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाया वो लोग, 6 दिन तक। उसके बाद तब फाइनली दूसरा इंजन भी हटा दिया, खत्म हो गया ईंधन, दूसरा इंजन खत्म। तीसरा इंजन और अंतिम इंजन था वो तो, और उस इंजन को बच्चों फाइनली जब वो स्टार्ट किया तब अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ दिया। अब वो चंद्रमा की ओर जाने लगे।
जब चंद्रमा की ओर जाते थे तो पीछे से कैमरा लगाकर वो दिखाते थे कि अपना पृथ्वी कैसा दिखाई दे रहा है। पृथ्वी बिल्कुल छोटा होता जा रहा था उन लोग के सामने, क्योंकि दूर जा रहा था, है ना। तो धीरे 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 क्या हुआ बच्चों, देखो 3,84,400 किलोमीटर है बच्चों दूर हमसे। चंद्रमा कितना है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा। इतनी दूरी तय किया वो इंजन। वहाँ जाकर जैसे चंद्रमा पर समझिए, सोचिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है बच्चों, किसी रॉकेट को उड़ाना नहीं बल्कि उसको लैंड करवाना बड़ा खतरनाक होता है। एरोप्लेन जब उड़ता है ना बच्चों, उड़ाना कठिन नहीं है, उसको लैंड करवाना सही से कठिन है। कहीं इधर उधर बैलेंस बिगड़ा गया, खत्म, कोई चांस नहीं, क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी होती है ना। तो चंद्रमा पर जब लैंड कराया, जब पहला निकले थे कौन, पहला कौन निकले, नील आर्मस्ट्रांग निकले, ठीक है। जैसे वो चंद्रमा पर पैर धरते हैं तो उनको क्या बोला गया था बच्चों, उन लोग को ज्योग्राफी से तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि लोग तो पायलट था, ज्योग्राफी कुछ आता था उन लोगों को, कुछ नहीं। चंद्रमा की सतह से जो भी हो सकता था बच्चों, पत्थर गिट्टी ये वो सब चुन चान के लेकर के आया था पृथ्वी में, है ना, पत्थर उत्थर सब, क्योंकि वहाँ का चंद्रमा का सतह कैसा है ना। रिसर्च करने के लिए बच्चों क्या क्या था, उससे पहले उन लोगों को ज्योग्राफी का ट्रेनिंग दिया था, है ना, कैसे कैसे उसको ट्रेनिंग देना होगा, क्या क्या चीज़ तुमको उठाना है वहाँ से, ठीक ना। तो उस लोग को बताता था। तो सारा चीज़, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, मिट्टी वगैरह सब कुछ जमा करके वो लोग लेकर आए। तो अब क्या हुआ, पृथ्वी पर वापस आना था। वहाँ से इंजन को स्टार्ट किया, चंद्रमा से इंजन को क्या किया, स्टार्ट किया। अब स्टार्ट करने के बाद पृथ्वी तक पहुँचने के लिए बच्चों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का प्लायन वेग चाहिए, स्पीड चाहिए, तभी वहाँ से तुम चंद्रमा के सतह को छोड़ सकता है, नहीं तो छोड़ ही नहीं पाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा, हिरा जाएगा तुम, वहीं का वहीं रह गया, ख़त्म, मर गया, क्या हुआ। उसके पास कितना भोजन है, भोजन ही भर जीवित रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जब पृथ्वी पर लैंड किया बच्चों तो वो समुद्र में गिरा, पूरा यान समुद्र में गिरा, पूरे यान में आग लग गया, लगता है जैसे कोई टूटता हुआ तारा गिर रहा है, पूरा आग लगा हुआ एकदम पूरा। अब वो क्या हुआ बच्चों, उसका डिज़ाइन ही ऐसे बनाया था कि अंदर में रहने वाला यात्री को गर्म ना महसूस हो, आग लगना तय है। कोई भी चीज़ जब पृथ्वी पर तेज़ गति से आती है बच्चों, कोई पत्थर ही मान लो, कोई अंतरिक्ष से पत्थर को ही फेंक दिया, और जैसे ही गुरुत्वाकर्षण के अट्रैक्टिव में आया तो उसको इतना तेज़ खींचेगा, पृथ्वी इतना तेज़ खींचेगा कि उसमें अपने आप आग लग जाता है। तो वह यान में बच्चों चारों तरफ से, कल्पना चावला मरी, भारत की थी ना, 2003 में उसका देहांत हुआ था, मर गई थी, ठीक। कैसे मरी वो कल्पना चावला जो भारत की थी, वो उतरते समय ही, लैंड करते समय ही गिर गया था, उसके यान में पूरा आग लग गया था, बस यान में आग लगा, उसका एगो लाश तक नहीं मिला बच्चों, ख़त्म, पूरा एकदम चकनाचूर हो गया पूरा। तो जब वो यान लॉन्च किया बच्चों, चंद्रमा वाला अपोलो 11, तो समुद्र में लॉन्च किया, समुद्र में उतारा, फिर वहाँ से तब सबको जीवित निकाला, उन लोगों को तीनों जीवित निकले और अच्छे सही पर निकल गए। और जैसे उन लोगों को निकाला तो निकालने के बाद लोगों के सामने नहीं लेके गया, उन लोगों को भेज दिया एगो कमरा में, है ना, उठा के एगो यान से लिया और तीनों को ले जाके कमरा में बंद कर दिया। और जो मिट्टी लाया था बच्चों, उस मिट्टी को एक लैब में रखा और उसमें चूहे छोड़ दिए, और चूहे पर 1 महीना तक रिसर्च किया कि कहीं चूहे कि इस मिट्टी से कहीं वो चूहा मर तो नहीं जाएगा, या कोई तरह का बीमारी तो लेकर ही लोग ने ना आ गया चंद्रमा से, हो सकता है चंद्रमा में बीमारी होगा, कोई तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, कोई रेडिएशन निकलेगा। तो जाके उन लोगों 1 महीना तक बच्चों उन लोगों को कमरे के अंदर में बंद रखा, खिलाया पिलाया सब चीज़ दिया, लेकिन बड़े एहतियात तरीके से। तो देखा क्या, अगर चूहा मर जाता तो शायद उन लोग को उस कमरा से बाहर नहीं निकालता, पूरा इलाज करता, रिसर्च करता वैज्ञानिक, तब निकालता। तो वो लोग बार बार अब चूहा को देख रहा था, जिंदा तो है ना, तो पत्थर उत्थर के ऊपर ही छोड़ दिया था वो सबको, तो देखा कि चूहा जीवित है, चूहा को कुछ नहीं हुआ है, तब उन लोगों को दुनिया के सामने लाया और दिखाया लोगों को, तब फिर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। समझ में आया बात को। ये था बच्चों एक कहानी, क्योंकि विज्ञान से जुड़े हुए हैं तो विज्ञान की चीज़ों को देखना सुनना काफ़ी मज़ा लगता है ना। तो ये था एक बच्चों एक अभियान
तो इस अभियान में हमने क्या सीखा बच्चों? इस अभियान में सीखा कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है बच्चों, मनुष्य कुछ भी कर सकता है, बस बच्चों अगर सही दिशा मिले। और इसमें पता है बच्चों, इस मिशन के लिए 1 लाख इंजीनियर खटा है रातों दिन 10 साल तक। 1 लाख इंजीनियर रातों दिन 10 साल तक खटा है, तब हुआ है सक्सेस। होता थोड़ी नहीं होता। कई यान को वो लोग पहले भेज चुका था, चंद्रमा के सतह पर गिरा के देख चुका कि सही से यान लैंड कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो बच्चों जब तक आप प्रैक्टिस नहीं की, इसमें क्या सीख मिलता है बच्चों कि कोई भी बड़ा काम करने के लिए आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना होगा, तभी होगा बच्चों। अब हमारा ख्वाब है, मेरा सपना है कि हम टॉपर आएंगे, बिहार बोर्ड में नंबर 1 में आना चाहेंगे। तो आपका कौन लेकर आएगा 1 नंबर? आपका प्रैक्टिस ही आपको लेकर आएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना जोखिम कम, नहीं समझे? जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना जोखिम कम। इसका मतलब आपको क्वेश्चन छोड़ने वाला जो संभावना है वो कम हो जाएगा, कम हो जाता है, ठीक ना? यानी मरने का आसार कम हो जाता है, ऐसे समझ लो। तो अगर वो लोग प्रैक्टिस नहीं किया हुआ रहता ना, तो आराम से मरना तय था। क्योंकि जिस यान के अंदर में था वो लोग, उस यान में कई सालों पहले, 2 साल पहले प्रैक्टिस के लिए 3 आदमी को उसमें डाला था। तीनों के तीनों एस्ट्रोनॉट ही थे। तो वह यान में आग लग गया और बचा भी नहीं पाया उसको, तीनों का तीनों मर गया था। तीनों का तीनों मरा है उस यान के अंदर में। सोचो अगर यही तीनों रहता, नील आर्मस्ट्रांग और ये लोग तीनों रहता, खत्म हो जाता। तो और साथ ही साथ बच्चों उन लोगों को 0 ग्रेविटी में कैसे जीना है, अगर थ्रस्ट महसूस होगा तो शरीर को कैसे बैलेंस करना है, सभी चीज़ बच्चों ट्रेनिंग दी जाती है। तब इतना कीर्तिमान हासिल किया, ऐसे नहीं होता हासिल करना। तो इसीलिए इसको आप अपने में लागू करो, चीज़ों को देखो, अपने में लागू करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा सॉल्यूशन, नो डाउट। क्लियर बात? चलिए बच्चों, बहुत ज़्यादा हम लोग बोल दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं धातुओं के भौतिक गुणों पर। सबसे पहला गुण प्यारे बच्चों, सबसे पहला गुण लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या चीज़? किताब में हल्का सा लिख तो दिया है, लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या क्या दब देता है सुनिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये कहा जाता है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते कैसे हैं, है ना, और कैसे समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यानी ये बच्चों कि किसी भी, देखो सुनो यहाँ पर ध्यान से सुनना, कोई भी धातु बच्चों बना होता है किसका? हमारा परमाणु का। ये जॉन डाल्टन साहब ने बताया है ना कि कोई भी धातु हो, अधातु हो या तत्व हो, वो सब के सब परमाणु के बने होते हैं और परमाणु अविभाज्य है। जॉन डाल्टन ने ये कह दिया, लेकिन आगे चलकर वैज्ञानिकों ने, जॉन थॉमसन ने ये बता दिया, जे थॉमसन ने बता दिया, नहीं भाई परमाणु अविभाज्य नहीं है, ये विभाजित है। यानी इसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 कण लगभग बच्चों 37 कणों में विभाजित किया गया, लेकिन उनमें से 3 कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किसको लिया गया? न्यूट्रॉन को लिया गया। देखो विस्तार से समझा रहे हैं, इससे क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा एग्जाम में, ठीक है? इस टॉपिक से भी रहेगा और इससे बाहर भी रहेगा क्वेश्चन। तो परमाणु में 3 मौलिक कणों का नाम बताओ, क्या क्या लिखे हम? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जंग छिड़ गई। अब कोई कहता था इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कोई कहता था इलेक्ट्रॉन जो है तरबूज वाला मॉडल दे दिया, कोई कहता था नहीं भाई इलेक्ट्रॉन जो है तरबूज नहीं था, प्रोटॉन केंद्र में रहता है और बाकी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो बोला क्या कि अगर ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये तो परमाणु में गिर जाएगा, गिर के आत्महत्या कर लेगा। फिर कोई वैज्ञानिक कहता नहीं, ये परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों ओर कक्षाओं में चक्कर काटता है। तो ये तमाम वैज्ञानिकों ने कई ऐसी संकल्पना दी। तो हमको इसमें से क्या लेना है, सुनिएगा ध्यान से, कि कोई धातु परमाणु के बने होते हैं और परमाणु के बाहरी कक्षा में
जैगो इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों, उसको कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। अब ये कहा जाता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन से धातु का क्या मतलब, क्या कारण है धातु में इसको क्यों लिया गया? कहा यह गया बच्चों कि यदि कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन में बाहरी कक्षा में अगर एक गो इलेक्ट्रॉन है या दो गो इलेक्ट्रॉन है या तीन गो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में बच्चों, बाहर में अगर तीन गो इलेक्ट्रॉन है, एक गो है, दो गो है, तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। यानी जिन परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है एक, दो या तीन होगी बच्चों, या देखो एक हो गया, या तो बाहरी कक्षा में एक होगा, या तो दो होगा, या तो तीन होगा, तो इसको कहा जाएगा बच्चों धातु। यही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में धातुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 एवं 3 होती है। जैसे प्यारे बच्चों हम लोग लेते हैं सोडियम, क्या लेते हैं? सोडियम। इसकी परमाणु संख्या होती कितनी है? 11। अब इसको देखो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तोड़ना है, 1s2, 2s2 और 2p6, 3s1। अब ये क्या हुआ सर? ये कैसे क्या क्या चीज़ लिख दी है आप? 1s, 2s, 2p, 3s। देखो ये चीज़ बताने वाला वैज्ञानिक जो है बच्चों वो था ऑफबाउ। क्या बोले हम? ऑफबाउ। ऑफबाउ ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का वितरण किसी परमाणु में जो है इस तरह के सब सेल में होता है। तो सर इसको कैसे सीखा जाए? आपने यहाँ S लिखा एगो, यहाँ S आपने लिख दिया, फिर P भी लिख दिया, फिर यहाँ पर आपने S लिखा। सर इसको सीखने का तरीका क्या है? सीखने का तरीका बताते हैं बच्चों। इस सीखने के तरीका को आप पहले समझ लो। 1s, चूँकि ये 1 है तो इसीलिए एगो S होगा। उसके बाद नीचे लिखेंगे बच्चों 2s, और 2s के साथ क्या लिखेंगे? 2p। फिर उसके बाद लिखेंगे प्यारे बच्चों 3s, उसके बाद हो जाएगा क्या हमारा? 3p, और उसके बाद हो जाएगा बच्चों 3d। 3 गो था तो इसीलिए s, p और d लगा दिए। फिर आगे लिखेंगे बच्चों 4s, उसके बाद 4p, उसके बाद हो जाएगा प्यारे बच्चों 4d, और अंतिम में होता है प्यारे बच्चों 4f। अब इस f से आगे नहीं है प्यारे बच्चों, इस f से आगे नहीं है, ठीक है। इसीलिए 5s, 5p, 5d, 5f, इससे आगे नहीं है, इसलिए आगे नहीं लगाना है, अधिकतम f तक जाएगा। अब सर ये s, p, d और f है क्या चीज़? सुनिए बच्चों, s, p, d और f जो है प्यारे बच्चों ये सब के सब सेल कहलाते हैं। भाई ये सब सेल क्या होता है? सब सेल बच्चों वह जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में रहते हैं उसी को कहा जाता है प्यारे बच्चों सब सेल। इस सब सेल का नाम है S, P, D और F। अब बोलेंगे सर कि S सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों। P सब सेल में कै गो इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसमें बच्चों 6 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं। D सब सेल में प्यारे बच्चों 10 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और F सब सेल में प्यारे बच्चों 14 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन की यहाँ चर्चा कहीं भी नहीं है बच्चों, न्यूट्रॉन की कोई चर्चा नहीं है। सब सेल में केवल और केवल क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी S जहाँ जहाँ आप देखोगे उसमें कै गो इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं? 2 गो। जहाँ P देखोगे वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कै गो इलेक्ट्रॉन लगाएंगे? 6 गो। जहाँ D देखेंगे वहाँ कै गो इलेक्ट्रॉन? 10 गो। और जहाँ F देखेंगे वहाँ कै गो इलेक्ट्रॉन? 14 गो इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब बात आता है सर आपने यहाँ पर बनाया 1s2, 2s2, अब समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि यहाँ जो s पर पावर लगा हुआ है बच्चों, चूंकि s में है यही पावर है बच्चों, किसकी संख्या है? ये इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका मतलब s में कै गो इलेक्ट्रॉन रहेगा प्यारे बच्चों? 2 गो। तो हमने यहाँ पे पावर में 2 लगा दिया। फिर s में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बच्चों बताओ तो? 2 गो, क्योंकि 2 गो इलेक्ट्रॉन है इसीलिए 2 गो पावर लगा दिया। अब P में बताओ बच्चों, P में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 6। आप 6 से 7 नहीं लिख सकते हैं, 6 से 7 लिख नहीं सकते हैं, इसलिए P में कै गो लगा दिया? 6 गो। अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन को आप जोड़िए बच्चों, आराम से जोड़ना है। 6 2
8 2, लेकिन हमारे पास सोडियम की परमाणु संख्या प्यारे बच्चों कितनी है? 11। याद रखिएगा एक चीज कि जितनी जिसकी परमाणु संख्या उतना उसका इलेक्ट्रॉन का संख्या, उतना उसका प्रोटॉन का संख्या। यानी इलेक्ट्रॉन कै ठो है यहाँ पर प्यारे बच्चों? 11 ठो, और प्रोटॉन भी कै ठो है बच्चों? 11 गो। यानी जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन का संख्या। अभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन कै ठो है? 10 गो, लेकिन एगो बच गया। अब एगो को कहाँ लगाएंगे? तो इसीलिए दूसरा एस लेना पड़ा और इस पर क्या लगाना पड़ा? 1। तो सर ऐसा क्यों हुआ? इस एस को हम पहले भी तो लगा सकते थे, यहाँ पर रख सकते थे, इसको यहाँ रख सकते थे, तो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? देखो अभी इस्तेमाल देखो, ये हमने मारा बच्चों इस तरह से तीर, थोड़ा थोड़ा अब फील आना शुरू हो जाएगा तुम लोग। सबसे पहले प्यारे बच्चों लिखेंगे हम लोग क्या बोलो तो 1s, उसके बाद प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? 2s। 2s के बाद आप यहाँ नहीं जाओगे, बल्कि 2s के बाद यहाँ आना है। क्या है बोलो तो यहाँ पर 2p। उसके बाद 2p के बाद आपको देखो ये तीर कहाँ लेकर जा रही है हमें? 4s, अरे 3s कहाँ लेकर जा रही है? 3s। फिर 3s के बाद आना है बच्चों, तीर कहाँ ले जाएगी? 3p लेके जाएगी। 3p का तीर फिर कहाँ लेके गया हमें? 4s लेके गया। उसके बाद 4s के बाद तीर फिर कहाँ आया? 3d में आया। 3d के बाद बच्चों 4p आ गया। उसके बाद बच्चों 5s आ गया। उसके बाद 4d आ गया। उसके बाद 5p आ गया। उसके बाद बच्चों 4f आ गया। उसके बाद 5d आ गया। उसके बाद 5f आ गया। देखो ये इतना। अब हम लोगों को कितना पुराना था बोलो तो 11। तो बताओ, देखो मिलाओ अब यहाँ से 1s है, 2s है, उसके बाद 2p है, उसके बाद 3s है। अगर इससे ज़्यादा होता तो कहाँ जाता? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद समझ में आ रहा है बच्चों? अब बताओ हमें कि पहला कक्षा को क्या लिखे? 1, दूसरा कक्षा को क्या लिखे? 2, और तीसरा कक्षा को क्या लिखे? 3। अब तीसरे कक्षा जो बाहर में है, देखो ये सब के कहाँ है बच्चों? बाहर में है। इस बाहरी में कै गो इलेक्ट्रॉन? 1 गो इलेक्ट्रॉन। तो हमने कौन सा परमाणु लिखा बच्चों? सोडियम। और ये बताया ना कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, 2 और 3 होगा, लास्ट में 1 है ना बच्चों, तो ये सब के सब क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हमने लिया कैल्शियम का। किसका? परमाणु संख्या बोलो कितना? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए, या यहाँ देखकर भी बता सकते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन पुराना है बच्चों? बोला जाए पहले क्या लिखेंगे? 1s पर क्या देंगे? ये पावर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? बोलो जल्दी से। 2s पे। उसके बाद 2p पे कै गो देंगे? कै गो? उसके बाद कै गो दें? उसके बाद कौन आएगा? कै गो देंगे? 6 गो। कै गो हो गया इलेक्ट्रॉन? गिनो तो। 6 2 8, 8 6 14, कितना हो गया? 18 हो गया। और लगेगा ना? कै गो पुराना है? 3p के बाद कौन आएगा? बोलो कौन आएगा? कै गो हो गया? हो गया ना? सब ठो जोड़ो। 6 2 8 2 10 6 16 2 18 2, क्या 20 गो हो गया? अब बताओ, ये पहला कक्षा हुआ, ये दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा, और ये चौथा कक्षा का अंतिम में कितना है? तो 2 है ना बच्चों? तो 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है? अब समझ में आया ग? ये कह रहा है कि आप ऐसे धातु बनाओगे, यानी जिसका बाहरी कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, आप उसको धातु कहोगे। इससे आपको जरूर से जरूर बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक छोटा सा गुण है। हमने इसको पूरा डिटेल में बता दिया, क्योंकि इससे सवाल रहेगा। अब हम लिखते हैं बच्चों एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या होती है बच्चों कितना? 13। अब बोला जाए कैसे लिखेंगे? बोला जाए क्या लिखेंगे? बोलो 1s2, बोल फिर बोलो 2s2, 2p6, 3s2। अरे वाह,
3s2, उसके बाद 3p, कितना लगा दें, गिनती करना है, 2 2 6 4 10 2, कितना ठो आया, तो एगो ना लगाएंगे। अब देखो पहला कक्षा में कै गो, दूसरा कक्षा में कै गो, अरे दूसरा कक्षा में कै गो, और तीसरा कक्षा में कै ठो, 2 और 1, देखो बाहरी कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन, हो गया ना ये धातु। अब समझ में आया ग, जहाँ दिखोगे ऐसा वाला देखो 2 8 3 समझ जाओगे, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो थोड़ा होगा, रहेगा बच्चों, एकदम दिमाग में रख लो, ये रहेगा क्वेश्चन, इसीलिए इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर लिखेंगे हम लोग क्या क्या चीज़, कैसे कैसे चीज़ों को हम लोग लिख सकते हैं। तो आप जो है बच्चों क्या करोगे, इस चीज़ को लिखो, ये चीज़ को आप लिखोगे यहाँ तक, उसके बाद ये सबसेल वाला गप को लिख दो। अब बाकी ये जो तोड़े हैं इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ्रेश से हम लोग बनाएंगे उसको लिखेंगे। हाँ ये लिख सकते हो तुम उदाहरण में, उदाहरण के तौर पे, और ये भी लिख सकते हो, है ना। और सोडियम का खुद से बना लेना, मैग्नीशियम का भी खुद से बना लेना। सोडियम का कितना होता है प्यारे बच्चों बताया जाए, परमाणु संख्या 11 होता है, कितना होता है 11, बस इसका निकाल देना। उसके बाद मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12, बस। चलो उतारो, यहाँ से उतारना शुरू करो ये सब चीज़। देखो ध्यान दो, दूसरा गुण लिखना बच्चों, विद्युत धनात्मकता। लिखेंगे धातुएं विद्युत धनात्मकीय गुण हो, विद्युत धातुओं में विद्युत धनात्मकीय गुण पाए जाते हैं, चूँकि यह इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ऐसे लिखो तो, क्योंकि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर अपने निकटतम अक्रिय गैस का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण सोडियम का भी लिखे, परमाणु संख्या बच्चों 2 8 और कितना 1 लिखे थे ना साहब। अब ये क्या करता है बच्चों, ये करेगा एक इलेक्ट्रॉन को दान, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो इस पर पावर चढ़ेगा कितना प्लस, यानी जब भी कोई परमाणु बच्चों अगर एक इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो एगो प्लस, दूगो को दान करेगा तो दूगो प्लस, 3 को दान करेगा तो 3 को प्लस, 4 को दान करेगा कुछ भी नहीं, 4 को दान ही नहीं कर सकता, 3 तो करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो इसका नज़दीकी पड़ोसी कौन होगा बच्चों, इसका पड़ोसी अक्रिय गैस, ध्यान से सुनिएगा, एक नया टर्म आया है बच्चों अक्रिय गैस। ये होती क्या चीज़ है बच्चों, इसको बताएंगे तुम लोग का। पड़ोसी अक्रिय गैस जिसका नाम है ऑर्गन।
नियॉन ना, नियॉन ऑर्गन का हो गया 18, हाँ ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों? नियॉन। नज़दीकी अक्रिय गैस, पड़ोसी अक्रिय गैस नियॉन, जिसकी परमाणु, इसको हम लोग यहाँ ऐसे Ne से दर्शाते हैं, ठीक है। और इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 10। अब सवाल ये आता है बच्चों कि सर ये अक्रिय गैस होता क्या चीज़ है? ऑक्सीजन गैस सुने थे, हाइड्रोजन गैस सुने थे, हीलियम गैस सुने थे, ये अक्रिय गैस तो कभी नहीं सुने थे। ये अक्रिय गैस होता क्या है बच्चों? बोला ये जाएगा प्यारे बच्चों कि अक्रिय गैस में आने वाले जैसे कौन कौन? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये आप गिनती कर लो कितने हो गए? 6। कितने हो गए बच्चों? 6। ये छयों के छयों को बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं? अक्रिय गैस। तो सर अक्रिय गैस का इसका मतलब क्या है? ये इससे कैसे भिन्न होता है? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अक्रिय गैस जो होगा, ध्यान से सुनना, अक्रिय गैस जो होगा ये अस्थाई तत्व होता है बच्चों। कैसा तत्व बोला जाए? अस्थाई तत्व। तो सर ये अस्थाई तत्व क्या होता है? अस्थाई तत्व तो हमने कह दिया। अस्थाई तत्व का मतलब होता है बच्चों कि ये अब शांत हो गया, अब इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होने वाली है, अब ये शांत हो गई, यानी अब ये अस्थाई रूप से जैसा है वैसा रह जाएगा। तो कैसे अस्थाई तत्व? यानी हीलियम किसी के साथ अभिक्रिया अब नहीं करेगा, नियॉन का रूप अगर धारण कर लेगा तो किसी के साथ ये अभिक्रिया अब नहीं करेगा, ऑर्गन अगर किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, क्रिप्टॉन भी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जेनॉन भी नहीं करता है और रेडॉन भी नहीं करता है। तो मोटा मोटी हम लोग ये कह देंगे अक्रिय गैस में आने वाले जो तत्व हैं बच्चों ये किसी न किसी रूप से किसी अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं और सभी तत्व यह चाहते हैं कि हम इसका रूप धारण कर लें, हम किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। जाओ, है ना, यही कहता है, हर तत्व का यही सोच है, हम किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे, हमको रहना है किसकी तरह? अस्थाई तत्व बनकर रहना है। समझ लो ऐसे कि ये रूप हो गया तो बहुमत की सरकार बन गई, बहुमत की सरकार बन गई। अब इसमें से कोई डगमग होने वाला नहीं है। और बाकी इसके बाहर जो तत्व है ये क्या है बच्चों? ये बहुमत का सरकार नहीं है, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार है। समझ में आया बात? समझ गया ना? वो अकेला अपना अस्तित्व उसका नहीं है, अकेला अस्तित्व केवल इसका है। याद रखना ये सब तुम्हारा तत्व जो है बहुमत का सरकार बनाता है। तो सभ्य तत्व चाहेगा ना कि हम बहुमत बने? अरे सब लीडर चाहता है ना कि मेरी ही पार्टी रहे, हम अपना खुद का पार्टी बनाएं, किसी अन्य पार्टी का सहयोग लेने की जरूरत नहीं है। तो ये किसी के साथ सहयोग नहीं करता है, ये सब लोग बाकी इसको छोड़कर जितने भी तत्व हैं सब एक दूसरे का सहयोग लेता है। क्लियर बात है? अकेला कोई पाया नहीं जाता है। क्लियर बच्चों? अब जैसे दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं कैल्शियम। क्या लेते हैं प्यारे बच्चों? बोला जाए कैल्शियम, परमाणु संख्या बोला जाए 20। अब इसको आपने लिखा होगा 2 8 10 10 8 18 और 2 कितना? 20। देखो पहली कक्षा में कितना? 2, दूसरी कक्षा में कितना? 8, तीसरी कक्षा में कितना? 8 और चौथी कक्षा में कितना? 2। तो इसमें से कै ठो इलेक्ट्रॉन को दान देगा बच्चों? 2। इसमें से कै गो दिया था? 1। तो जैसे ही ये 2 गो इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो अब ये कैल्शियम में कै गो प्लस लगेगा? क्योंकि कै गो इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर सकता है? 2 गो को दे दिया। तो इसका मान क्या हो जाएगा फिर? 2 8 10, 10 और 8 कितना हो गया? 18। अब 18 हो गया ना बच्चों? तो इसका पड़ोसी अक्रिय गैस है ऑर्गन। पड़ोसी अक्रिय गैस कौन है? ऑर्गन। यही है बच्चों ये ऑर्गन। अब ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, अब ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। एक और मजे की बात सुन लो बच्चों, एक और मजे की बात सुन लो। पहले तो हम लोग देख लिए वो 1 गो दे दिया, डोनेट कर दिया, ये 2 गो डोनेट कर दिया। और एक चीज़ मजे की बात सुनो बच्चों, जिन परमाणु
जिन परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने? 8 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस का। तो यहाँ पर जितने भी अक्रिय गैस है, हीलियम को छोड़कर बच्चों, क्योंकि हीलियम का 2 होता है, ठीक है, हीलियम को छोड़कर जितने भी अक्रिय गैस हैं, सबके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी को कहा जाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या कहता है कि परमाणु तब अस्थायी होगा, परमाणु तब अस्थायी होगा जब इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ देखिएगा जितना भी नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन है, ये सब में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बाहरी में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो भी 8 इलेक्ट्रॉन अपने बाहर रखता है, इसका मतलब वो अस्थाई है। क्लियर बात है बच्चों? ये तमाम जानकारी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से इसको उतारा जाए। चलिए तीसरा लिखा जाए बच्चों, आघात वर्धन्यता। ऑर्गन का कितना होता है बच्चों? 18 होता है, ध्यान रखिएगा। कितना होता है? 18। अच्छा, ये वाला आपको डर लग रहा है? ये कैसे आया, आप समझ में आ गया ना? अगर हम पहले ही उदाहरण ये लिख देते ना, तो तुम लोगों को ये तो समझ में आ जाता कि सोडियम है, कैल्शियम, लेकिन ये सर कैसे आया, फिर वापस हमको आना पड़ता। इसीलिए हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पूरा विस्तार से बताया बच्चों, ताकि आप लोग खुद से भी बना सको। तीसरा हो जाएगा बच्चों आघात वर्धन्यता। ये आघात वर्धन्यता का मतलब होता है बच्चों कि धातुओं को पीटकर चादरें बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। जैसे सोने का पत्थर सुने हैं बच्चों, चांदी का पत्थर सुने हैं, सोने का पत्थर, चांदी की पत्थर। देखा होगा कि मिठाइयों के ऊपर चांदी की परत चढ़ा दी जाती है। एल्युमिनियम का भी देखे होंगे, घरों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ बच्चों एग रोल खाते हो, चिकन रोल खाते हो, तो वो क्या करता है, वो मोड़ के दे देता है ना चमकदार चीज़ों में। वो किसका बना होता है प्यारे बच्चों? एल्युमिनियम का। ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम का पत्थर चमकदार देखता है ना, एल्युमिनियम का रहता है वो बच्चों, इत्यादि। सोने का पत्थर बहुत महंगा होता है बच्चों, है ना। चांदी का पत्थर, सोने का पत्थर, ये सब स्पेशल मिठाई में दिया जाता है ना, नहीं होता है। तो जिसको पीट कर चादरें बनाई जा सकती है। लोहे को भी पीट कर बच्चों क्या बनाया जाता है? चादर बनाया जाता है, चदरा जिसको कहते हैं हम लोग। नहीं कहते हैं कि लोहा को पीट के क्या बना दिया? चदरा। एल्युमिनियम का भी चदरा मिलता है कि नहीं मिलता है? लोहा का भी मिलेगा, एल्युमिनियम का भी मिलेगा, स्टील का भी चदरा मिलेगा। स्टील का चदरा ही ना प्लेट होता है ना, वही हुआ, ठीक है। धातुओं को पीटकर चादरें बनाई जा सकती है। अब अगला लिखेंगे बच्चों, तीसरा, चौथा, तन्यता। तन्यता। अच्छा बच्चों, धातुओं को जो खींचकर, धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। जैसे 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार
एवं 100 मिलीग्राम चांदी से 200 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। घरेलू परिपथ में भी आप लोग देखते होंगे जो तार रहता है एल्युमिनियम का रहता है, तांबा का रहता है ना। Yeah.